पाकिस्तान की अदालतें बिक गई, जजेस का ज़मीर जो है वो गिरवी रख दिया गया। पाकिस्तान में अदालतों को ताले लग गए। सफ़ेद बिल्डिंग में बैठे हुए जो काले कोट वाले थे, इन्होंने अब काले फैसले लिखना शुरू कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में इमरान खान का मुकदमा लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लड़ रहे हैं। जो शख्स जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ कर रहा है और वो अपने अंदाज में मुकदमा लड़ रहा है। जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो मार खाकर शहादत के जरिए इस मुकदमे को लड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन अपने अंदाज में पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर जो जिसकी कैपेसिटी है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी इस्तात के मुताबिक इमरान खान के इस मुकदमे को लड़ रहा है। आपने बहुत कोशिश की कि इस आवाज़ को दबा दो। आपने इमरान खान को एक काल कोठरी में बंद करके, और आपका ख्याल था कि शायद अब इमरान खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आपने नैरेटिव बिल्डिंग की कि लोग इमरान खान को भूल गए। लेकिन दोस्तों, ताकतवर शायद इस बात को भूल गए कि शेर सोया हो तब भी वो शेर रहता है, शेर कैद हो तब भी वो शेर ही रहता है। और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के इस मुकदमे को अब आम वर्कर, आम पाकिस्तानी और दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंडिपेंडेंट आवाज़ है ना, वो ये मुकदमा लड़ रही है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा हैं जी बराए तशद्दुद डॉक्टर LS J एडवर्ड, उन्होंने एक और ट्वीट किए। कल उनकी खान साहब के हवाले से ट्वीट आई, आज बुशरा बीबी के हवाले से आई और एक कंसर्न शो किया जिन हालात के अंदर बुशरा बीबी को रखा गया, इंसानी हकूक़ की जो पामाली की जा रही है और जो मेडिकल सहूलियात बुशरा बीबी को मिलनी चाहिए वो डिनाई की जा रही हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार से ये सवाल किया गया कि जवाब दो और बुनियादी इंसानी हकूक़ को इस तरह से पामाल मत करो। दोस्तों, ये मोमेंटम बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सोचने और सीखने की बात यह है कि इन रॉन्ग नंबर से तहरीक को बचा के रखना। बुशरा बीबी की आज आवाज़ इंटरनेशनल ऐवानों में गूंज रही है, उनकी रिहाई के लिए बात की जा रही है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए बात की जा रही है। दूसरी तरफ अलीमा खान ग्राउंड पर मौजूद है और अपने भाई की इस जमात को, अपने भाई की इस तहरीक को, रिहाई तहरीक को वो बचाकर उन तमाम रॉन्ग नंबर से आगे बढ़ा रही हैं। और नैरेटिव बिल्डिंग को किस तरह से एक्सपोज किया इमरान खान की बहनों ने, दोस्तों इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में नहीं मिलेगी। वो लोग कहते थे ना कि अलीमा खान को सियासत नहीं आती। अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलीमा खान सियासत में मुदाखलत करती हैं। आपने सियासत के कई बहरूप अलीमा खान के साथ जोड़ दिए, तो अलीमा खान ने अपनी हिकमत अमली के तहत आप तमाम लोगों की नैरेटिव बिल्डिंग को सिफर कर दिया। दोस्तों, अडयाला में जो उनकी गुफ्तगू हुई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक हिस्सा पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका, जब अडयाला के बाहर जाकर वो बैठी और उनसे तहरीक के हवाले से सवाल हुए, और दूसरी वो गुफ्तगू जो जाते जाते अलीमा खान ने अपनी बहनों और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कही। जो सबसे अहम नुकता था, एक हिकमत अमली है। अलीमा खान सिर्फ अपने घर की जंग नहीं लड़ रही, बल्कि वो पाकिस्तान की आवाम को भी याद करवा रही हैं वो जुमले जो इमरान खान के थे, वो हिकमत अमली जो खान साहब की थी और वो वार्निंग जो खान साहब ने जाते हुए दी कि यार मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तुम क्या करोगे। अलीमा खान पाकिस्तान में किसानों को जगा रही हैं। अलीमा खान पाकिस्तान में तालिब इल्मों को जगा रही हैं, मीडिया को जगा रही हैं कि निकलो अपनी आज़ादी के लिए, और अगर तुम अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होगे तो तुम्हारे लिए कोई जंग नहीं लड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम ने जंग खुद लड़नी है। अलीमा खान या इमरान खान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। खान साहब के लिए कितना आसान है कि आज वो डील करें और सिस्टम से और वो बाहर आ जाएं। अलीमा खान के लिए कितना आसान है कि वो खामोशी से घर बैठें, सिस्टम से डील करने के लिए कोई रास्ता निकालें। लेकिन ना बहनें झुकी और ना भाई झुक रहा है। लास्ट जो मुलाकात हुई थी, पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि आज़ादी या मौत। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी स्ट्रगल चल रही है और दूसरी तरफ खानदान ने ही फैसला कर लिया है कि आज़ादी या मौत, और इससे कम अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। चाहे मारना है मार दो, चाहे तुम्हें शहीद करना है कर दो, तुमने ख़त्म करना है कर दो, मिटाना है मिटा दो, लेकिन हमारी ये स्ट्रगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आवाम की ये जो कोशिश है हमेशा तारीख के अंदर जिंदा रही। और दोस्तों, नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू, वो ये कहती हैं कि ज़िंदगी में मेरे ऊपर पहली FIR है, ज़िंदगी में कभी मेरा चलान तक नहीं हुआ और ना कोई जुर्म किया। कानून ख़त्म हो चुका, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिस पर चाहते हैं FIR काट देते हैं। मेरा बेटा जेल में है, इसको अपील का हक भी नहीं है। कुलभूषण, जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा, इसको अपील का हक है। इसके वालिदैन के आने पर इज्जत भी दी जाती है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं। मुजरिम आज़ाद हैं और बेगुनाहों को सज़ाएँ दी जाती हैं। देखें, ये ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं जो तारीख में लिखी जा रही हैं। दोस्तों, आज ना जो सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान में, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की कैद के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। गौर से सुनिएगा कि सलमान अकरम राजा पाकिस्तान की आवाम को क्या बता रहे हैं। इस रोज़ हमने इस आवाम को ये जुल्म याद दिलाना है, रियासत को झंझोड़ना है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त इस्तराब में है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो बहुत होलनाक है, लेकिन बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात ठीक नहीं। मारपीट, अगवाकारी जारी है। अगर पाकिस्तानी अपने घरों से निकल कर खड़े हो जाएं तो ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। ये किस किस पर गोलियां चलाएंगे, पूरी कौम पर गोली नहीं चल सकती। देखिए, उन्होंने कहा ना जी कि हमने कौम को याद कराना है। राज साहब, ये कौम को याद कराने वाली बात नहीं, ये कौम नहीं भूली। अगर कोई भूल गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जैसे कायदीन थे। दोस्तों, अगर आप इनके हल्के को देखें ना, तो इनको 1.5 लाख से ज़ायद वोट पड़े। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, खासतौर पे उस वोटर ने जिसने आपको वोट दिया, वो आपसे ज़रूर सवाल करेगा, फिर आपका गिरबान भी पकड़ेगा। लोग पूछते हैं जी कि 5 अगस्त को क्या होगा, कोई तहरीक होगी, कोई लायामल दिया जाएगा, कोई फोर्स बना दी जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है
कि अगर इन्होंने तहरीक ना चलाई, उसका ऐलान ना किया, तो ये बात तय है कि 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कायदीन का, इस टीयर लीडरशिप का जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर काबिज है, इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा और फिर लोग इनका मुहासरा करेंगे। अब सोहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू वो भी सुने और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज भी आई है जी, जो इनकी पॉलिटिकल या कोर कमेटी जो भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। 5 अगस्त पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दिन है। सेमीफाइनल हम खेलेंगे और आपको आइंदा का लाइमल दिया जाएगा। मैं आगे से लीड करूंगा और पाकिस्तान की आवाम को मैं लीड कर इन जालिमों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। 26 नवंबर मुरीद के बलूचिस्तान और कश्मीर में गोली चलाकर मुल्क संभालने की पॉलिसी गलत सोच, एक गलत पॉलिसी के तहत सब कुछ हुआ। कोई और इन जर्नैलों को गलत मशवरे दे रहा है। काश ये पाकिस्तानी आवाम का सामना करते। हमें फैसला करना होगा कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है या कोट अनकोट या बेगैरती और जलालत वाली ज़िंदगी गुजारनी है। आज ना जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ और जिन वाक़यात का इन्होंने हवाला दिया ना, तो मुझे ना मुशर्रफ के टाइम का लाल मस्जिद का वाक़या याद आ गया। दोस्तों, हर हुक्मरान का ना एक सवाल होता है। मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, हमने लाल मस्जिद के उस वाक़े के बाद देखा, लोगों में एक नफरत पैदा हुई। अगर कोई ये समझता है कि बलूचिस्तान के हालात आप उसे कंट्रोल नहीं कर सके, आपसे लोग प्यार करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि केपीके के हालात आप उसे सही नहीं कर सके, लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि सिंध जो आज वहाँ की आवाम के हालात हैं, 78 वर्षों से भुट्टो जिंदा है और आवाम हर रोज़ मरती है और आप उसे ठीक नहीं कर सके और लोग आपसे प्यार करेंगे, और पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर की तरक्की को पूरे मुल्क की तरक्की करार दिया जाता है और लोग आपसे प्यार करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को चुरा कर लोग आपसे प्यार करेंगे, और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है लोग आपसे प्यार करेंगे। दोस्तों, ये निशानियाँ हैं कि ज़वाल बहुत करीब है। और जो ताकतवर होता है ना, जब कुर्सी पर बैठ जाता है, उसका ख्याल ही होता है कि यार ये कुर्सी हमेशा रहेगी और मेरा जो इक़्तिदार का सूरज है वो कभी ग़रूब नहीं होगा। ये कुर्सी लोगों को एक्सपोज कर देती है। जब आपके पास बेपनाह ताकत आ जाती है ना, या तो आप लोगों की भलाई के लिए उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे, आपका जो इनर है वो बाहर आ जाएगा, या फिर आपके अंदर जो जुल्म करने की सलाहियत है, मैं इसे सलाहियत इसलिए कहूँगा क्योंकि ये भी लोगों के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ कुर्सी इसको निखार कर बाहर ले आती है। तो कुर्सी आपको एक्सपोज कर रही है, लेकिन ये कुर्सी रहेगी नहीं। और दोस्तों, आप बात करेंगे बिलावल भुट्टो के एक इंटरव्यू की। कल उन्होंने कुछ तनकीद की है जी। एक खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि रियासत को ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान का मफाद उन्हें अजीज़ है या फिर नून लीग का। और उसके जवाब में फिर इनकी भी किसी ने क्लास ली होगी, इनसे भी सवाल किया होगा कि यार तुम ये बोलते क्या हो, और जब बोल रहे होते हो तो कम अज़ कम अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर लिया करो। तो उसके बाद बिलावल का एक इंटरव्यू हुआ और वो टीवी पर बैठकर कहते हैं कि रियासत से मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, क्योंकि जब आप रियासत की बात करते हैं तो इससे मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही लिया जाता है। हुकूमत नहीं समझता इसको एक लेजिटिमेट। वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, और जितने भी ओहदे हैं, इसलिए हमने इन तमाम ओहदों को कबूल नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत है। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफ़र की गई, 2.5 साल का एक फार्मूला भी मौजूद था, लेकिन हमने इसे कबूल नहीं किया क्योंकि हमारा मौक़िफ़ था कि इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। एक सादा सा सवाल है बिलावल कि अगर ये नाजायज़ हुकूमत है, गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत है, तो फिर आप इस हुकूमत से निकल क्यों नहीं जाते? ये जो बहरूप बनाकर जमहूरियत का, ये जो आपने एक अपने ऊपर लबादा उड़ा हुआ है जमहूरियत का, इसको उतार कर फेंक दें और कहें कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन है। हम जुल्म के साथ नहीं बल्कि जालिम के साथ खड़े होंगे, जुल्म के खिलाफ नहीं बल्कि जालिम का साथ देंगे, खड़े हों और ऐलान करें। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि बहरूपियों की एक नई पौध दोस्तों मरूसियत की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर अब काबिज हो गई है, जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं, जो जमहूरियत के डायलॉग बोलते हैं, लेकिन जमहूरियत आपको मुल्क के अंदर नजर नहीं आती। जब वो ये बात करते हैं ना कि रियासत, तो ठीक है जनाब, अगर रियासत से मुराद आपकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रियासत से मुराद आपकी ताकतवर हल्के नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा, तो फिर ये हुकूमत किसकी है? रियासत से मुराद आपकी मरकजी हुकूमत शहबाज शरीफ की। आप इत्तेहादी हैं। मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने, आपके किसी अंकल ने ना पढ़ाया नहीं है कि जब बेटा वोट देते हैं ना इत्तेमाद का, और किसी को अपोजिशन लीडर या आप दूसरी तरफ लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं वोट देकर, तो फिर आप इत्तेहादी बन जाते हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं करती, आईनी ओहदे उनके पास हैं, लेकिन हुकूमत नहीं है। आपके पास रियासत का जो सबसे बड़ा ओहदा है, यानी आपके वालिद मोहतरम के पास, जरदारी के पास, हेड ऑफ द स्टेट, तो आप रियासत नहीं है। आपके पास सेनेट की चेयरमैनशिप है, लेकिन आप कहते हैं कि रियासत नहीं है। आपके पास सिंध के अंदर हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत, और इसके साथ साथ गवर्नरशिप केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन आप कहते हैं कि जनाब मेरी इससे मुराद रियासत। तो फिर अगर आप रियासत हैं और आपकी मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर इसका भी जवाब आपको देना होगा कि जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है इसके जिम्मेदार आप हैं। पाकिस्तान के अंदर वो नहीं जिनका आपने नाम नहीं लिया और जिसका आपने इनकार कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि कलदम एक्शन कमेटी से मुतल्लिक मेरे पास इस हवाले से कोई सरकारी मालूमात नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, कितने लोग शहीद हुए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस मामले पर एक सच और मफामती कमीशन बनाया जाए ताकि तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए। देखें, अगर आपका एक कारकुन मार दिया जाए, जाँ भाग हो जाए, और जो उसके साथ हुआ अगर वो आपको याद रह जाता है, तो फिर आपको तमाम लोगों को भी याद रखना होगा। दोस्तों, कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है।
और वो जो अल जज़ीरा का रिपोर्टर है उसने बाकायदा वो तमाम वीडियोस दिखाई, किस तरह निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई जाती है, नकाबपोश आए किस गाड़ी में मौजूद थे वो भी दिखाया गया, और किस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। 20 के करीब जी फिगर्स आ रही हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम तो फिर आपको इस कुर्सी से उतर जाना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इस कुर्सी की खातिर पाकिस्तान की आवाम को रोज़ाना बेवकूफ़ बनाया जाता है। दोस्तों, इलेक्शन से मुतल्लिक भी उनसे सवाल हुआ। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में इस जमात पर पाबंदी लगाने की हमायत की थी और हमने करके दिखाया। मैं इस मीटिंग में भी मौजूद था जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुई। मैंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे, लेकिन कॉपी मफाद में उन्हें यहाँ दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। बिल्कुल जी, वहाँ पर कुछ लो और कुछ दो की बात हो रही होगी, वो टेलीविजन के ऊपर ये तमाम बातें नहीं हो सकती, वो सिर्फ बंद कमरों की बातें हैं। अच्छा, ये जो सबसे इंटरेस्टिंग उनका जो जुमला था वो था मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम की जानिब से वहाँ बसें फराम करना गैर कानूनी था। मेरी पोलिंग एजेंट्स को धक्के देकर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। तकरीबन 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। मैं इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करूंगा। और मरीम ने कहा था कि बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इस पर बिलावल भुट्टो का जवाब आ गया कि मैं उम्र देखकर तनकीद नहीं करता। अगर उम्र को म्यार बनाना है तो फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज किसी पर भी मैं तनकीद नहीं कर सकूंगा। तो खैर, उन्होंने उम्र का ताना तो मरीम नवाज को जो है वो दे दिया है। और दोस्तों, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज आई है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जो की पॉइंट्स हैं इसके, पीटीआई कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का मुश्तरका इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और 5 अगस्त की तहरीक पर गौर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्तरद, पीटीआई ने उन्हें अवामी मैंडेट और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ करार दिया। और मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी पर तनकीद, पीटीआई का मौक़िफ़ के दोनों जमातें इक़्तिदार की सियासत में मसरूफ़ रही, जबकि कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते रहे। कम टर्न आउट को अवामी मुस्तरद अवाम ने कर दिया। और पीटीआई ने कहा कि इसके इंतखाबी बाइकआउट का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। कश्मीर ना लाहौर बनेगा ना कराची। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार देते हुए सियासी नारों में इस्तेमाल करने की उन्हें मुखालफत की। आपने तो कश्मीर का केस लड़ना था इंटरनेशनली, लेकिन जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, देखें, ये जो राना साहब की जो स्टेटमेंट आई बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट थी। और राना साहब को सोचना चाहिए जब आप ये इस किस्म के बयान देते हैं ना कि जनाब वहाँ पर जिन लोगों को हमने मुजाहिदीन बनाया, इनकी ट्रेनिंग हुई है। अल्फाज सुने इनके, और आपको क्या लगता है कि भारत क्या खामोश बैठेगा? और ये वो साहब है जिनके बारे में पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान के अगले वफाकी वजीर बनने जा रहे हैं और लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। राना साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले इन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी और वो हमारे गले पड़ गए। और मुजाहिदीन लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। तो आपको अपने बयानात के ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि इन बयानात से पाकिस्तान का जो नेशनल नैरेटिव है वो कमजोर हो रहा है। देखें, कश्मीर और फलस्तीन हमेशा से हम ये मुकदमा लड़ते रहे, दुनिया भर में हमने मुकदमा लड़ा, लेकिन आपने इस मुकदमे को कितना कमजोर कर दिया, कभी आपने सोचा है? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ऊपर है पाकिस्तान का मफाद। आपको ये सोचना होगा कि जिन लोगों की ख्वाहिशात के लिए आप पाकिस्तान में एक हुकूमत को उनको दिलवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। 12 सीटें पंजाब के अंदर, बाकी पाकिस्तान के सूबों में, यानी इसका फैसला आईनी और कानूनी तौर पर किया जाए, लेकिन आपने अपने कौमी नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया। जब आपको इस किस्म की बातें, आपका एक वफाकी वजीर टीवी पर बैठकर ये कहे कि हमने इनको तैयार किया, तो पीछे क्या रह जाएगा? दोस्तों, ये बयानिया तो भारत का था कि ये मुजाहिदीन को तैयार करते हैं। मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर, ये मकबूजा कश्मीर में जाकर कार्रवाइयाँ करते हैं, भारतीय फौजियों के साथ लड़ते हैं, ये उनका नारा था। और आपने आज नेशनल टीवी पर बैठकर उस नारे के ऊपर मोहर लगा दी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर तो ये सब कुछ दिखाया नहीं जाता? आपकी सिर्फ गुफ्तगू है। और इंटरनेशनली भारत अब जो बयानियां बनाएगा वो क्या बनेगा? आपने पाकिस्तान के बयानियों को सिफर कर दिया सिर्फ एक हुकूमत के लिए। हम पिछले 78 वर्षों से कश्मीरियों की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज आप जैसे वज़रा अपनी छोटी सी हुकूमत को बनाने के लिए आज उन्हें पूरे कौमी मफादात को दाव पर लगा दिया। देखिए, जिस खानदान से, इस सियासी कुंबे से आपका ताल्लुक है, मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई। जिस कश्मीर में खड़े होकर मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के और फौजी भाइयों के खिलाफ नारे लगते रहे, वो तारीख का हिस्सा है जिनकी छातियों के ऊपर मेडल थे और जिनकी छातियां चौड़ी होती हैं और हमसे किस मुंह से मांगते हैं ये बजट। ये बातें आपके लोगों ने कही। आज उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल नैरेटिव को जितना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने नहीं पहुंचाया। एक सियासी जमात पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बैठी हुई है और वो कहते हैं कि जनाब जमहूरियत जिंदाबाद। दूसरी सियासी जमात जो है वो हर रोज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और वो कहते हैं कि हम बेवतन हैं, बाकी सब गद्दार हैं। मुझे लगता है ये दोस्तों कि राना साहब की इस स्टेटमेंट के बाद यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा और ये मामला इतनी सादगी से और आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। इनसे ज़रूर जो है वो सवाल किया जाएगा। अगर इनसे सवाल ना हुआ तो कम से कम इंटरनेशनली भारत जो है इसके ऊपर ज़रूर एक बयानिया बनाएगा। और दोस्तों, मैं आपको आखिर में खबर ये भी दूँ कि नेतन्याहू हमें जंग में फंसाना चाहता है। ये अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्फाज क्यों कहे? व्हाइट हाउस के अंदर मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी तो कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, आपकी आज नेतन्याहू से मुलाकात होने जा रही है। तो उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने करना है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद है, हमारी सर्विलेंस बेहतरीन है, ये हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता।
टर्की को जहाज़ देने के मामले के ऊपर भी उनका आपसे कुछ ही देर पहले जो स्टेटमेंट आया वो भी इस बात की निशानदेही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है ना कि मैं तमाम फैसले नेतन्याहू की मर्जी से करता हूँ या नेतन्याहू मेरा मित्र है और हम दोनों दोस्तों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, ये हमारा पर्सनल वेंचर था, इसका अमेरिकन अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तासुर को किसी तरह से ज़ाहिर किया जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिपब्लिकन्स की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है और डोनाल्ड ट्रंप ये आखिरी जी उनका टेन्योर है, इसके बाद अगर आइन के अंदर तरमीम हो तभी वो दोबारा से सदर मुंतखब हो सकते हैं, दौड़ में शामिल हो जाएंगे इंतखाब के अंदर, लेकिन फैसला वहाँ की आवाम ने करना है। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने तोपों का रुख जो है वो नेतन्याहू की तरफ कर दिया। जो जुमला क्या था इससे ज़रा सुने और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा कि ये मुझे जंग में फंसाना चाहता है, मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं, नेतन्याहू ईरान की जोहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात मुझे ना दे, वो दुनिया को बताए कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है और किस किस्म की तैयारी जो है वो ईरान कर रहा है। ये कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि वो कोहे कोलान के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी और ये बताया जा रहा था, जो स्पेकुलेट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हो रही है नेतन्याहू की, वो आएगा और आकर डोनाल्ड ट्रंप को बताएगा उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के हवाले से जिसका उन्होंने इससे पहले भी दावा किया। तो दोस्तों, इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई मैनू ना दसो, अगर वाकई आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो दुनिया के सामने रखो और अपनी जंग को तुमने खुद लड़ना है। तो सबसे कुछ ही देर पहले जो एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जो है वो टर्की के हवाले से दी और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ईरान के हवाले से जवाब दे रहा है, उसी तरह उसने टर्की के मामले में भी इसराइल को उसी तरह जवाब दिया। कोई मुझे ना बताए हमें क्या फ़रोख्त करना है। ट्रंप ने तुर्की को F-35 हथियारों की फ़रोख्त पर इसराइल के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं तमाम जो खबरें इंटरनेशनल की हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को देखें। बड़ी इन डेप्थ मैंने एक एनालिसिस आप दोस्तों के लिए तैयार किया और